हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th। आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका आप पार्ट 10 पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पार्ट 10 पढ़ रहे हैं। पार्ट 9 में आपने पढ़ा था वेस्पर सिद्धांत, VSEPR थ्योरी आपने पढ़ी थी। अब जो आप पढ़ने वाले हैं वो है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है ना? यानी आपके आज का जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको हिंदी में कहेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत या फिर शॉर्ट में इसको कहते हैं MOT थ्योरी। ठीक है ना? शॉर्ट में इसको कहते हैं MOT थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था उनके बारे में जान लेते हैं, है ना? तो देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन या इस थ्योरी की प्रपोज्ड, है ना, कि दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सर्वप्रथम किसने किया था? हुंड एवं मूलिकन वैज्ञानिक लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान के लिए हमने इन्हें यहाँ पर अंडरलाइन लगा दिया। ठीक है ना? तो इस थ्योरी का जो प्रतिपादन किया था वो मिस्टर हुंड एवं मूलिकन ने 1932 में किया था, ने 1932 में किया था। ठीक है भैया? कब किया था? 1932 में इसका प्रतिपादन किया था, निर्माण किया था, यानी प्रपोज्ड किया था। ठीक है? सहसंयोजी बंध की व्याख्या करने के लिए, सहसंयोजी बंध की व्याख्या करने के लिए यह सर्वमान्य सिद्धांत है। ठीक है ना? सहसंयोजी बंध की अगर हमें एक्सप्लेन करना है, वेस्पर सिद्धांत हो गया, VBT हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना? तो अगर हम इस सिद्धांत की, सहसंयोजी बंध की व्याख्या करना है, तो जो MOT है उससे बेटर कोई सिद्धांत नहीं है। तो कह रहा है ये सहसंयोजी बंध की व्याख्या करने के लिए सर्वमान्य सिद्धांत है। ठीक है ना? कौन सा सिद्धांत है? सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत का क्या लिख सकते हैं कि इस सिद्धांत का, इस सिद्धांत का प्रमुख आधार कक्षकों का रेखीय संयोजन है। ठीक है ना? इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता ये है, इसमें जो कक्षकें होती हैं, ठीक है ना, क्या होती हैं? कक्षक होती हैं, कक्षक भाग लेती हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो जो कक्षकें होती हैं वो कैसे रेखीय, लाइनियर संयोजन करती हैं, रेखीय संयोजन करती हैं। ठीक है ना? कक्षकों का क्या होता है? रेखीय संयोजन होता है। ओके, तो ये सिद्धांत का प्रमुख आधार है कक्षकों का रेखीय संयोजन। अतः इसे LCAO, लाइनियर, ठीक है ना? LCAO मतलब लाइनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, linear combination of
एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। क्या कह रहा है, इस सिद्धांत का जो प्रमुख आधार है वो कक्षकों का रेखीय संयोजन है, अर्थात कक्षक जिसमें रेखीय लाइन में यानी अक्ष रेखा पर संयोग करती हैं, अक्ष रेखा पर मिलती हैं, इसलिए इसे LCAO यानी LCO का फुल फॉर्म हो गया लाइनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी, यानी LCO सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना, अतः इसे LCAO सिद्धांत भी कहते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है ना, अतः इसे LCAO सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसे LCAO सिद्धांत भी कहते हैं। आगे देखते हैं कि इस सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं निम्न, यानी इस सिद्धांत ने कौन कौन सी बातें कही हैं, किन किन बिंदुओं पर इसने अपनी व्याख्या की है, वो निम्न है, मतलब नीचे लिखने चाहे। तो इसके जो सिद्धांत की प्रमुख विशेषता पहली है वो नंबर 1 है, क्या है, समान ऊर्जा की परमाणु कक्षके समान ऊर्जा है, यानी जो कक्षके आपस में संयोग कर रही हैं, जो कक्षके आपस में मिलने जा रही हैं, उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, समान ऊर्जा की परमाणु कक्षके, यानी इनको हम कहते हैं AO एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। परमाणु कक्षके परस्पर मिलकर अणु कक्षकों इन्हें हम एमओ कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी अणु कक्षकों का निर्माण करती है। ठीक है ना, क्या कहा कि समान ऊर्जा की परमाणु कक्षके, यानी ऐसी कक्षके आपस में संयोग करती हैं या संयोग करने जा रही हैं जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो, तो वो परस्पर जुड़ करके अणु कक्षकों यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करती हैं। ठीक है, अर्थात जैसे कि एग्जांपल भी हम देख लें कि एक परमाणु कक्षक प्लस दूसरी परमाणु कक्षक आपस में मिल जाएगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी अणु कक्षक का निर्माण हो जाएगा। नंबर 2 पर दूसरा एग्जांपल है हमारा, यानी दूसरी बात इन्होंने क्या कही है वो ये है कि दो परमाणु कक्षके परस्पर दो परमाणु कक्षकों में परस्पर आकर्षण दो परमाणु कक्षकों में परस्पर आकर्षण के फलस्वरूप, है ना, दो परमाणु कक्षकों में परस्पर आकर्षण के फलस्वरूप बंधित, ठीक है ना, बंधित का मतलब होता है जिसमें बॉन्ड बन रहा हो, बंधित अणु कक्षकों का निर्माण करती है। दो परमाणु कक्षकों में परस्पर आकर्षण के फलस्वरूप, यानी अगर दो परमाणु कक्षकों में आकर्षण हो रहा है, जुड़ रही हैं, तो क्या जैसे कि AO प्लस AO इनमें अगर आकर्षण हो रहा है तो क्या कह रहा है कि आकर्षण के फलस्वरूप बंधित का मतलब होता है बॉन्डिंग MO का निर्माण करती है। ठीक है ना, अर्थात बंध बनने के बाद अणु कक्षक का निर्माण होता है जिसे हम बॉन्डिंग MO कहते हैं।
आया समझ में कि दो परमाणु कक्षकों के परस्पर आकर्षण के फलस्वरूप, यानी जब उनमें आकर्षण हो रहा होगा तो बंधित यानी बॉन्डिंग एमओ अर्थात बंधित अणुकक्षक का निर्माण होता है। ठीक है ना, इतना आ गया होगा समझ में। इसके आगे नंबर तीसरी बात क्या है उस पर चलते हैं। तो फिलहाल इसको हम साफ कर देते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है आपका, तीसरी बात कही गई है कि दो परमाणु कक्षकों की परस्पर प्रतिकर्षण है ना। जब दो परमाणु कक्षकों में, अभी मैंने बताया आकर्षण होता है, अब क्या होता है एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। तो दो परमाणु कक्षकों के परस्पर प्रतिकर्षण के फलस्वरूप है ना, दो परमाणु कक्षकों के परस्पर प्रतिकर्षण के फलस्वरूप, यानी जब दोनों एक दूसरे को दूर भगाते हैं, ठीक है ना, तो प्रतिकर्षण के फलस्वरूप प्रतिबंधित अणुकक्षकों का निर्माण होता है। प्रतिबंधित अणुकक्षकों का निर्माण होता है, यानी जब दो परमाणु कक्षकों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा होगा, अर्थात दोनों कक्षकें एक दूसरे से दूर भगा रही होंगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनता है, प्रतिबंधित, जैसे कि AO यानी एटॉमिक ऑर्बिटल माइनस एटॉमिक ऑर्बिटल, जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो यहाँ पर माइनस लगेगा, और जब आकर्षित करते हैं तो प्लस लगता है। तो ये बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग एमओ बनता है, यानी प्रतिबंधित अणुकक्षक का निर्माण होता है। आया समझ में। तो इस सिद्धांत की ये थी 3 बातें। अब चलते हैं नंबर चौथी बात पर। इन्होंने चौथी बात क्या कही इस सिद्धांत में कि सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में देखिए आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है सिग्मा, कैसे बनता है, पाई क्या होता है, कैसे बनता है, दोनों के लक्षण, दोनों की अंतर आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज इसमें लिखा हुआ है कि सिग्मा तथा पाई एमओ का निर्माण, सिग्मा तथा पाई एमओ माने होता है अणुकक्षक, है ना, इसको हम वैसे लिख देते हैं, सिग्मा तथा पाई अणुकक्षकों का निर्माण, ठीक है ना। सिग्मा और पाई अणुकक्षकें कैसे बनती हैं, निर्माण निम्न परमाणवीय कक्षकों द्वारा होता है, ठीक है ना, निम्न परमाणुवीय कक्षकों द्वारा होता है। क्लियर। अब कौन कौन सी कक्षकें हैं, आपस में क्या क्या करेंगी, उनके बारे में देखते हैं। तो नंबर 1 पर है S+S। क्योंकि आपको पता है S कक्षक का आकार गोलाकार होता है और S कक्षक हमेशा रेखीय संयोजन करती है, रेखीय अतिव्यापन करती है। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है ना, तो कौन सी कंडीशन होगी, यानी इनकी अगर एक S कक्षक है एक S कक्षक, तो ये कंडीशन होगी और दोनों में सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। नंबर 2 S+P अगर आपस में मिलते हैं तो भी ये होती है कंडीशन, है ना, यहाँ पर अतिव्यापन होता है और ये भी क्या बनाएंगी, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी, ठीक है। नंबर 3 कंडीशन है Px+Px,
क्योंकि आपको पता है ये एक्स अक्ष रेखा होती है और पी कक्षक का आकार डंबलाकार होता है, यानी ऐसी कंडीशन मिलेगी तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है। नंबर 4 की कंडीशन है पी वाई प्लस पी वाई। अगर ऐसा है तो आपको पता है कि पार्श्वीय अतिव्यापन होता है, यहाँ पर होता है अक्ष रेखा से हट करके, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है। नंबर 5 है पी जेड प्लस पी जेड। अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा ऐसी कंडीशन होती है, लेकिन है दोनों कहाँ से, अक्ष रेखा से हटकर, तो यहाँ भी पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। अब ये एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है, ये वाई अक्ष पर हो रहा है, ये जेड अक्ष पे हो रहा है। आइए देखते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है, और जो ये जाता है ये जेड अक्ष होता है। ठीक है ना। इस रेखा पर हुआ अतिव्यापन तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी एक्स अक्ष पर हुआ तो सिग्मा, वाई और जेड पर होगा तो पाई बॉन्ड का ही निर्माण होगा। आया समझ में? क्लियर है ना। तो ये थी इनकी चौथी बात या चौथी परिकल्पना। चौथी परिकल्पना के बाद में अब हम चलते हैं इनके अगले पॉइंट पर, तो इसको हम अभी साफ करते हैं और अगली बात क्या है इनकी, सो वहां पर पहुंचते हैं। नंबर 5 पर है, 5वां पॉइंट है हमारा, 5वीं बात है कि फर्स्ट ए से फिफ्थ ए, फर्स्ट ए से फिफ्थ ए तक के तत्वों का एमओ में विन्यास, यानी एमओ मतलब आणविक कक्षकों, ठीक है ना, एमओ मतलब आणविक कक्षकों में विन्यास निम्न क्रम में होता है। ठीक है ना। फर्स्ट से फिफ्थ तक के तत्वों का एमओ में जो विन्यास होता है वो निम्न क्रम में होता है। किस क्रम में होता है? निम्न क्रम में होता है। आइए देखते हैं कौन सा है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2py बराबर पाई 2pz। ठीक है ना। पाई पाई मतलब भाई भाई, पाई पाई मतलब भाई भाई, मतलब एक पिता की अगर 2 संतानें हैं, एक पिता की 2 संतानें हैं, तो दोनों में जो ऊर्जा यानी कि संपत्ति का वितरण होगा वो बराबर होगा। सिग्मा 2px फिर हो जाएगा पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार 2pz, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px। ये कहां तक होगा? फर्स्ट ए से फिफ्थ ए के तक के तत्वों में विन्यास होता है इस क्रम में, और प्रत्येक क्रम में प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं। ठीक है। नंबर 6, 6वां पॉइंट है हमारा, ये था 5वीं बात। और अब आता है नंबर 6। नंबर 6 में क्या होगा? 6A, 7A और 0 वर्ग के तत्वों का एमओ में विन्यास निम्न क्रम में होता है। ठीक है ना। फर्स्ट 6 से यानी 5th ए तक का तो यहाँ हो जाएगा, 6 से 7th ए और 0 वर्ग के तत्व का एमओ में जो विन्यास है वो निम्न क्रम में होगा। कौन सा क्रम है? देखिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इस तरह से एमओ में विन्यास होगा। तो बात ये थी कि इसका एमओ में विन्यास क्या होगा? सिग्मा स्टार 2s
सिग्मा 2px पाई 2py बराबर पाई 2pz। ठीक है, फिर हो जाएगा पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार 2pz एंड सिग्मा स्टार 2px। ये विन्यास हुआ। 6 से 7 और शून्य वर्गीय तत्व का अगर एमओटी में एमओ में विन्यास करना है तो हमें इस क्रम में विन्यास करना होगा। ठीक है ना, क्लियर हुई? किस क्रम में? इस क्रम में हमें विन्यास करना होगा। अब चलते हैं, ये जो आपकी थी ये तो छठवीं बात थी, और ये यहाँ से एमओटी खत्म होता है और एक नई छोटी सी हेडिंग आती है जो एमओटी के अकॉर्डिंग ही आएगी। इसको कहते हैं बंद कोटि। ठीक है ना, यानी बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, उसके बारे में देख लेते हैं। बंद कोड या बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? लिख सकते हैं कि किसी बंद की बंद कोटि निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, कौन सा सूत्र बनेगा? तो आइए देखते हैं। लिख सकते हैं यहां पे कि बंध कोटि बराबर यहां लिख सकते हैं बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला है कि बंद कोटि बराबर बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन बंधित हैं और कितने इलेक्ट्रॉन अनाबंधित हैं की संख्या। अब आप ये विन्यास देख रहे हैं, है ना, इसमें जितने बिना स्टार वाले हैं, जैसे कि सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, बिना स्टार वाले यानी जिनमें स्टार नहीं चढ़ा, ये है, ये दोनों तीनों हैं, फिर आगे स्टार है। इसमें यही बात है ना। जो बिना स्टार वाले हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने स्टार वाले हैं वो अनाबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। अब ये थोड़ा फॉर्मूला छोटा है, इसको छोटा कर दें। बंद कोटि को BO शॉर्ट में कहते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉनों को NB और अनाबंधित को Na/2। ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा जिसके द्वारा आप किसी भी बंद कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी बंद कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। आइए ठीक है, एक 2-3 छोटे मोटे नोट हैं उनको लिख लेते हैं, जैसे कि नोट नंबर 1। ठीक है ना, यदि BO का मान 0 या भिन्नात्मक है, यदि BO का मान 0 या भिन्नात्मक है, ठीक है ना, तो अणु अस्थायी होगा। मतलब अगर किसी भी अणु की बंद कोटि को अगर हम निकालते हैं और बंद कोटि का मान 0 या भिन्नात्मक हो जाए, ठीक है ना, 0 या 1/3, 3/2, 2/7 ऐसा कुछ आ जाता है, तो वो अणु जो है वो हमेशा अस्थायी रहेगा। ठीक है, ये इसकी प्रकृति को बताएगा। नंबर 2, यदि BO का मान धनात्मक आए
धनात्मक एवं पूर्णांक संख्या हो तो अणु स्थायी होगा। ठीक है ना, तो अणु कैसा हो जाएगा, स्थायी रहेगा मॉलिक्यूल्स, है ना। ये इससे हम प्रकृति निकालेंगे, ठीक है ना, अणु की। नंबर 3 है, थर्ड पॉइंट है, किसी भी अणु की बीओ, बीओ माने बॉन्ड ऑर्डर का मान, बीओ का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी बीओ का मान कभी भी माइनस में नहीं आता है। ठीक है ना, बीओ का मान कभी भी माइनस में नहीं था, यानी अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और माइनस में आपका आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर कहीं ना कहीं, आपका कैलकुलेशन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, वो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, नंबर 4, यदि ऊर्जा आरेखों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो, यदि ऊर्जा आरेखों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो अणु अनुचुंबकीय होगा, अन्यथा प्रतिचुंबकीय होगा। मतलब अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अणु हमारा अनुचुंबकीय होगा। अयुग्मित मतलब अनपेयर, जिनका जोड़ा न बना हो। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन एक भी मौजूद है तो अनुचुंबकीय हो जाएगा, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, पेयर के रूप में है, अन्यथा तो अणु प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर 5, किसी भी बंध की लंबाई निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी बंध की अगर लंबाई ज्ञात करना हो तो उसे हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र क्या होगा, बंध लंबाई बराबर 1/BO। मतलब अगर हमें बीओ निकालने, बीओ हमें पता चल जाए तो किसी भी बंध की बंध लंबाई को ज्ञात किया जा सकता है ना। किसी भी बंध की बंध लंबाई को बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर हुआ। ये 4-5 पॉइंट थे। इन पॉइंट के सहारे हम बीओ की, यानी अणु की बीओ निकालेंगे, अणु की प्रकृति बताएंगे कि वो स्थायी है या अस्थायी है, इस बारे में बताएंगे, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, उसकी बंध लंबाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। ये नोट की चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो बहुत ही कीमती हैं और आपको हर जगह मिलती नहीं है, हर चैनल पर मिलती नहीं है। लेकिन आपसे बस एक ही अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें, है ना, लाइव बने रहें और एक कमेंट कर दें, एक शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में यही है। अभी इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होने हैं, किसके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। बिना एग्जाम्पल्स के आपको समझ में नहीं है, थ्योरी है, लेकिन समय काफ़ी हो चुका है, इसलिए आपका जो एग्जाम्पल्स हैं वो अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।